स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा की थी। आज हम संविधान सभा ने किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण किया, इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने विश्व के 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया और उनमें से जिन देशों के संविधान के प्रावधान उनको भारत के पृष्ठभूमि के अनुकूल महसूस हुए, उनको उन्होंने भारत के संविधान में ग्रहण कर लिया। इसके लिए भारतीय संविधान सभा ने 8 प्रमुख समितियां बनाई। इन समितियों के नाम इस प्रकार हैं: संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति। ये तीनों समितियां, इनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर थीं। और इसके अतिरिक्त 2 अन्य उप समितियाँ थीं। पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और दूसरी जो उप समिति थी वो थी अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। इन समितियों में प्रारूप समिति सबसे प्रमुख है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने। और प्रारूप समिति का रोल इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि संविधान का जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, वो प्रारूप समिति ने ही तैयार किया। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। और इस समिति के अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। हालांकि जो बी.एल. मित्र थे, इनके स्वास्थ्य समस्या होने के कारण इनको रिप्लेस कर दिया गया और इनके स्थान पर एन. माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने। और डी.पी. खेतान इनका निधन हो गया था और इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी ये प्रारूप समिति के सदस्य बने। तो अगर हम संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान के स्रोतों के बारे में बात करें तो संविधान के 2 प्रकार के स्रोत देखने को मिलते हैं जिनसे कि संविधान का निर्माण हुआ है। एक है एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज में भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाए गए जो कानून थे उनको शामिल किया जाता है। जैसे कि 1935 में भारत शासन अधिनियम, ये कानून जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और इस कानून के अधिकांश प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान, जो मूल संविधान है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से तकरीबन 250 अनुच्छेद जो हैं वो इसी भारतीय शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। और दूसरा जो सोर्स है वो है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रहण किए भारत के संविधान के निर्माण के लिए, तो उन सभी देशों का जो संविधान का अध्ययन किया, उसी को हम एक्सटर्नल सोर्स मानते हैं। भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत में उन देशों के संविधानों को शामिल किया गया है जिनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। तो उसमें जैसे कि अमेरिका के संविधान की बात अगर हम करें तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, जिसे हम प्रेम्बल भी कहते हैं, तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को मिलते हैं,
हाँ, आपको पता है हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकती है कि वो संविधान सम्मत है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है न्यायपालिका की। तो ये प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अगर हम ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से भी हमने बहुत सारे प्रावधानों को ग्रहण किया है, जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसके अलावा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो कि सांसदों को प्राप्त होता है, तो ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, यानी कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा का जो संविधान है उससे हमने क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, यानी कि हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये सारा जो प्रोविज़न है वो हमने कनाडा से लिया है। और इसमें कनाडा के संविधान में ये प्रोविज़न है कि जो रेजिडुअरी पावर है यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होंगी, और इसी प्रकार हमारे भारत में भी जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं। अदरवाइज़ जो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पर होता है, जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पर जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं वो स्टेट्स के पास होती हैं। इसके अतिरिक्त हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसका प्रोविज़न भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र लिया है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रांस से लिया है। इसके अलावा आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान 3 आइडियल्स हुए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आपने सुना होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये तीनों आइडियल्स भी हमने अपने संविधान में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किस प्रकार से होगा, वो भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान के प्रोविज़न से ग्रहण किया है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। आपातकाल आपको मालूम है कि आप जब देश के ऊपर कोई संकट आ जाए तो उसको आपातकाल कहते हैं। तो वहाँ से हमने ये ग्रहण किया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न हमने जो है जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। हालांकि ये हमने 1976 के 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है संविधान में शामिल किया था। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात है वो भी हमने प्रोविज़न जो है वो यूएसएसआर से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ग्रहण की है। और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उससे संबंधित प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया।
समवर्ती सूची के बारे में मैं बता दूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये 3 सूचियों के माध्यम से होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची का प्रोविज़न, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1935 का जो एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था, उसी में फेडरल स्कीम के बारे में बात की गई थी। तो इसीलिए वो प्रोविज़न तो शुरू से चला ही आ रहा था। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें क्या होता है कि इसमें राज्य को भी पावर होती है और केंद्र को भी पावर होती है कि वो दोनों ही जो हैं इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून का निर्माण कर सके। अब हम बात करेंगे जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस प्रकार संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। अब थोड़ा सा हम जो इंटरनल सोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि जो भारत शासन अधिनियम है, सारे प्रावधान हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत के संविधान में ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं। पर मैं कुछ आपको बता देती हूँ, जैसे कि फेडरल स्कीम है, यानी कि फेडरल स्कीम का मतलब है कि प्रांतों की अलग सरकार होगी और सेंटर में अलग सरकार होगी। और इसके अलावा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना होती है, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाएं करवाता है। तो इस बॉडी का भी जो प्रोसीजर लिया गया है, प्रोविज़न लिया गया है, वो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसी से लिया गया है। इसके अलावा जुडिशरी भारत में कैसी होगी उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं, यानी कि जो तीनों लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, आपका स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल है, तो इसका प्रोविज़न भी जो है वो भारत शासन अधिनियम के तहत ही लिया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संविधान को बनाने में इंटरनल जो सोर्स है और एक्सटर्नल जो सोर्स है, दोनों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कई बार ये कहा जाता है कि भाई भारत का संविधान तो बोरोड है, यानी कि दूसरे देशों के संविधानों से प्रावधान उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिए गए हैं, तो इस पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। भारत का जो संविधान है वो बहुत अध्ययन के बाद और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया। इसमें उन्होंने जो है जो दूसरे देशों के प्रोविज़न्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एज़ इट इज़ उठा कर नहीं रख दिए, उस पर उन्होंने बहुत अध्ययन किया और भारतीय पृष्ठभूमि को देखते हुए और भारत की जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए उसको जो है अपने अनुकूल बनाते हुए उसको इसमें शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो इसी तरह से इसको हम किसी दूसरे देश के संविधान की नकल नहीं मान सकते हैं। इसमें जो है बहुत संविधान सभा ने मेहनत की थी। इस प्रकार आप देखेंगे कि संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए और ये बैठक जो है 165 डेज़ तक इसमें चर्चा चली। और उसके बाद जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान को तैयार होने में। और जो हमारा मौलिक संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। तो इस प्रकार जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा में अंगीकृत कर लिया गया। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हो रही थी, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों जो कि संख्या 299 थी, उसमें से 284 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और ये इस तरह से जो है संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो यहाँ पर बच्चों 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐतिहासिक बिंदु मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि 26 जनवरी का दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया, या 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है कि जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था
26 जनवरी 1930 को, तो उस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी और अपनी इस मांग को एस्टैब्लिश करते हुए उन्होंने उस दिन फ्लैग होस्टिंग किया था, झंडा फहराया था और ये डिसाइड किया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हालांकि आपको पता है हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया, तो इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये डिसीजन लिया गया कि इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाए रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी को किया जाएगा, इसीलिए हमने गणतंत्र दिवस के रूप में ये दिन चुना। तो ये एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी लिख सकते हैं।